अपनी शादी से पहले ही सोनम विधवा होने का प्लान बना चुकी थी। अपनी शादी से पहले ही सोनम कैसे दूसरी शादी करेगी, विधवा होकर के कैसे पिता को मनाएगी, पिता के सामने कौन कौन सी दलीलें रखी जाएंगी, इस बात की पूरी तैयारी सोनम कर चुकी थी। सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद सच्चाई यही निकल करके सामने आ रही है। सोनम ने कैसे अपने आप को पहले शादी के लिए तैयार किया, और शादी के लिए जब वो अपने आप को तैयार कर रही थी, उसी वक्त में उसने अपने आप को विधवा होने का भी प्लान तैयार कर लिया था। जब भी कोई आम इंसान, जिसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी करता है तो फिर उसके बाद में बड़े बड़े सपने देखते हैं कि शादी करने के बाद यहाँ घूमने जाना है, वहाँ जाना है, ये करेंगे वो करेंगे। आमतौर पर बहुत से इंसान, बहुत से लड़के लड़कियाँ वो सपने ये भी देखने लगते हैं कि शादी के बाद में कितने बच्चे पैदा करेंगे, दो बच्चे पैदा करेंगे, 3 करेंगे, 1 रखना है। और बहुत बार लोग नाम भी सोच लेते हैं, लड़का होगा तो ये नाम रखेंगे, लड़की होगी तो ये नाम रखेंगे। ये शादी से पहले के डिस्कशन होते हैं, और शादी होने के बाद में आमतौर पर लोग जो है वो प्यार भरी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन सोनम की दिलचस्पी इन सब चीज़ों में नहीं थी। और आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि सोनम और राज कुशवाहा की जो लव स्टोरी है, कथित लव स्टोरी, वो कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। करीब 4-5 महीने पहले ही सोनम और राज कुशवाहा के बीच में प्यार पनपा, और सोनम ने राज को तैयार किया। सोनम ने राज को तैयार किया, एक राज बताया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पिता हार्ट पेशेंट है, मेरे पिता तैयार नहीं होंगे तुमसे शादी करने के लिए, और अगर मैं तुमसे भाग करके शादी करूंगी तो मेरे पिता उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हो सकता है मर जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? फिर यह किया जाए कि शादी की जाए किसी और के साथ में, और किसी और के साथ में शादी करने के बाद उसको ठिकाने लगा दिया जाए, और जब उस आदमी को ठिकाने लगा देंगे, उसको मार देंगे, तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और विधवा होने के बाद मेरे पिता मेरी शादी किसी से भी कर देंगे, मैं तुम्हारा नाम लूंगी, तुम्हारे लिए उसको तैयार करूंगा, अपने पिता को तैयार करूंगी। और इसीलिए एक तस्वीर जरा आप ये देखिए, इसीलिए ये तस्वीर निकल करके सामने आई। शायद राज ने पूरी तरह से सोनम के पिता के दिल के अंदर अपनी जगह बना ली थी, धीरे धीरे अपना बनाने की कोशिश कर रहा था कि सोनम अब मेरा नाम लेगी और मेरे साथ में ही फिर शादी। प्रेमी राज सोनम के पिता के लकड़ी कारखाने में काम करता था। उसने इंदौर क्राइम ब्रांच के अफसरों के सामने कबूला है कि प्रेम प्रसंग को 4-5 महीने ही हुए थे। सोनम उसे मोबाइल व नए कपड़े दिलाती थी। वह सबके सामने उसे दीदी बोलता था। बड़ी बात है, सबके सामने दीदी बोलता था, लेकिन खेल क्या किया? सोनम ने उससे कहा था कि वह शादी तो करेगी, लेकिन पिता हार्ट पेशेंट है, इसलिए लव मैरिज नहीं कर पाएगी। अब जरा सोचिए इस बात को। राज जो है वो सबके सामने सोनम को दीदी बुलाता था, और वैसे क्या खेल चल रहा था पर्दे के पीछे? दूसरे एक आदमी को ठिकाने लगाने का खेल चल रहा था। मतलब इंसान जो है वो अपने स्वार्थ में, अपने लालच में कितना गिर जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सोनम ने कहा था कि मैं विधवा होकर के विवाह करूंगी। इसी बीच में रघुवंशी ऐप के जरिए सोनम और राजा के परिवार एक दूसरे से मिले, रिश्ता तय हुआ, और 11 फरवरी को दोनों की शादी के लिए रोका तय कर लिया गया। इसके बाद सोनम ने राज के साथ प्लानिंग की कि शादी के बाद लूटपाट की कहानी बनाकर पति की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। ये कहानी थी दोस्तों। लेकिन ये कहानी किस तरीके से अंजाम दी गई, इसको बारीकी से देखिए। और सोनम ने इस बीच में कितने झूठ बोले, किस तरीके का पाखंड किया, और कैसे राज बेचारा बेमौत मारा गया, ये आपको समझ में आएगा। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई। 16 मई को सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान बनाया। प्रेमी राज ने दोस्त विशाल चौहान
आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ को अपने साथ में लिया। राज ने उसी रात 6 घंटे तक फोन पर सोनम को हत्या की पूरी योजना समझाई। राज ने सोनम को बताया कि कैसे राजा को बाहर ले जाना है और मारना है। हत्या के पहले राज कुशवाहा ने आरोपियों को 50,000 रुपए, एक कीपैड और एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक नई सिम दिलवाई। यानी 2 अलग अलग तरीके के फोन, एक कीपैड वाला फोन और एक एंड्रॉयड वाला फोन। आरोपियों ने ये मोबाइल सिम सोनम को दे दी। इस नंबर को सोनम ने शिलोंग जाने के बाद में, इसी नंबर से सोनम शिलोंग जाने के बाद में तीनों से संपर्क कर रही थी। प्लान के अनुसार सोनम ने अचानक राजा को शिलोंग चलने के लिए राजी किया, जबकि हनीमून के लिए शिलोंग का कोई प्लान नहीं था। लेकिन नई नवेली पत्नी सोनम ने कहा तो राजा मान गया। 20 मई को ये कपल हनीमून के लिए रवाना हुआ और गुवाहाटी जाकर के माता कामाख्या देवी के दर्शन किए। सोनम ने राजा रघुवंशी को बिना बताए शिलोंग के टिकट बुक कर लिए थे। प्रेमी राज को जब सोनम ने 22 मई को शिलोंग के लिए निकलने की बात कही तो राज ने सुपारी किलर्स के टिकट कराए, लेकिन ऐन वक्त पर खुद जाने से मना कर दिया। राज इंदौर में ही सोनम और तीनों सुपारी किलर्स को डायरेक्शन देता रहा। वह राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ ताकि किसी को शक ना हो। तो यानी एक तरीके से देखें तो पूरा वेल प्लान्ड पूरा प्रकरण चल रहा था। कैसे कौन कौन से फोन लेकर के जाने हैं, नया सिम लेकर के जाना है। 3 लड़के वो पहले पहुंचा दिए गए और सोनम जो है वो पहले दर्शन करने के लिए कामाख्या लेकर के जाती है ताकि किसी को कोई शक ना हो। सबको ये लगे कि नहीं, बड़ी धार्मिक लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी अच्छी बात करती है। और वैसे भी शादी करने के बाद में कौन आदमी ये सोचता है कि ये मुझे मरवा भी सकती है। शादी करने के बाद में तो लोग प्लान करते हैं ना, जैसे मैंने पहले बताया बच्चे के बारे में और अच्छे अच्छे अपने भविष्य के बारे में। और राज ने कैसे बड़ी चतुराई के साथ में तीनों को भेज दिया, सोनम को भेज दिया, खुद नहीं गया, खुद वहीं पर इंदौर में ही रहा ताकि किसी का शक उसके ऊपर ना हो। और जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त में राजा के अंतिम संस्कार में भी गया, उसके पिता के बिल्कुल साथ साथ चलता रहा ताकि किसी को भनक तक ना लगे। राजा को मारने के लिए तीनों सुपारी किलर्स पहले से ही असम के गुवाहाटी में मौजूद थे। उन्होंने गुवाहाटी में ही ऑनलाइन कुल्हाड़ी ऑर्डर की। इस कुल्हाड़ी से राजा का कत्ल किया गया। जब सोनम और राजा शिलोंग पहुंचे तो सोनम ने उन्हें एक लोकेशन भेजी। सुपारी किलर्स दोनों से महज 1 किलोमीटर दूर दूसरे होम स्टे में ठहरे थे। सोनम सुपारी किलर्स को पल पल की लोकेशन दे रही थी। यहां पर सुपारी किलर्स ने किराए की बाइक ली और सोनम के पीछे घूमने लगे। 23 मई को जब राजा और सोनम बाइक से घूमने के लिए निकले तो सोनम ने सुपारी किलर्स को लोकेशन दी। सोनम राजा को फोटोशूट के बहाने कोरसा इलाके में मौजूद पहाड़ी पर ले गई। यानी एक तरीके से सोनम जो है वो साये के साथ में, यानी एक तरीके से सोनम उन तीनों लोगों को भी अपने साथ साथ साये के तरीके से लेकर के चल रही थी। और लोकेशन जहां जहां वो जा रही थी वहां वहां के लोकेशन, कि अब मंदिर में जाना है, अब इस होटल में ठहरे हुए हैं, अब यहां से निकल रहे हैं, अब बाइक किराए पर ले ली है, जो भी वो कर रही थी। और ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप, इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस वक्त में वो मैसेज करती है या फोन करती है तो पीछे चली जाती है। आमतौर पर लोग जो है जब हनीमून पर जाते हैं तो मोबाइल फोन वगैरह इन सबको थोड़ा सा दूर छोड़ देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में ज़्यादा समय बिताते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन ये फ़ोन पर थी और फ़ोन भी दूर जा कर के कर रही थी, बार बार कर रही थी। पास आती फिर चली जाती, फिर पास आती फिर चली जाती। ये आखिरकार क्यों कर रही थी ऐसा, और राजा क्यों नहीं इस बात को पकड़ पाया? सोनम जानबूझकर के थकने का बहाना करके पीछे चलने लगी। तीनों किलर राजा के साथ में चल रहे थे। जब किलर पहाड़ी चढ़ते हुए थक गए तो उन्होंने राजा को मारने से इनकार कर दिया। इस पर सोनम ने राजा की पर्स से 15,000 रुपए निकालकर किलर्स को दे दिए और चीख पड़ी, मारना तो पड़ेगा, बाद में 20 लाख रुपए और दूंगी। यानी इन लोगों ने अपने साथ गाइड को भी नहीं लिया। ये लोग पहले दिन गाइड को लेकर के गए थे अल्बर्ट को, लेकिन दूसरे दिन ये अकेले जाते हैं।
खूब अकेले जो है फिर पहाड़ी पर चढ़ते हैं। जब थक जाते हैं तो किलर कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लगातार राजा से बात कर रहे थे। शायद उनके दिल में भी रहम आया हो कि एक सीधा साधा आदमी है, भोला आदमी है, हम इसको नहीं मार सकते हैं। लेकिन सोनम ने तुरंत राजा के पर्स से 15,000 रुपये निकाले। शायद डील जो है वो इतने रुपए में नहीं हुई थी, डील कम पैसे में ही हुई थी, लेकिन सोनम ने यहां पर 20 लाख रुपए का और वादा कर दिया। सोनम ने कहा कि मैं 20 लाख रुपए तुमको और दूंगी, लेकिन मारना तो पड़ेगा। 23 मई को दोपहर 1:30 बजे राजा की हत्या की गई। 23 मई को सोनम ने अपनी सास से बात की और कहा कि उसने एकादशी का व्रत रखा है, जबकि होटल के अनुसार सोनम ने निकलने से पहले खाना खाया था। जब सोनम ने चिल्लाकर के कहा कि मारना तो पड़ेगा, तो पति राजा रघुवंशी पीछे मुड़ा कि क्या हुआ। तभी अचानक विशाल चौहान ने राजा रघुवंशी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। आकाश राजपूत इस दौरान एक किराए की बाइक से वहां पर निगरानी कर रहा था कि कोई देख न ले। आनंद ने भी राजा पर हमला किया और राजा गिर गया। राजा ने सोनम की ओर मदद के लिए देखा तो सोनम चीख पड़ी कि मार दो इसको। इसके बाद में खुद सोनम ने पति राजा रघुवंशी को खाई में धक्का दे दिया, जबकि इस दौरान राजा जिंदा था। अब आप कहेंगे कि ये सारी बातें कौन सुन रहा था, किसने ये सारी बातें बताई? ये सारी बातें दरअसल सोनम के और राज के जो दोस्त हैं, सुपारी किलर्स हैं, उन्होंने कबूलनामे में बताई है। उन्होंने पूरा प्रकरण जो है वो बताया कि कैसे उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हत्या के बाद में सोनम ने अपना और राजा का फोन तोड़ दिया। किलर्स भी वापस लौट आए। सोनम अकेले शिलांग से गुवाहाटी और फिर वाराणसी आई और फिर वहां से गाजीपुर पहुंच गई। सोनम यहां से नेपाल भागने की फिराक में थी। इसी दौरान शिलांग पुलिस को राजा की हत्या के बारे में अहम जानकारी मिली। शनिवार को मेघालय पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सोनम राजा से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर के किसी से फोन पर चैटिंग कर रही थी। इसके बाद में पुलिस के कान खड़े हुए तो सोनम की कॉल डिटेल खंगाली गई। सीडीआर निकालने पर राज और सोनम के सैकड़ों इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स मिले। इसी से आकाश, आनंद और विशाल की जानकारी मिली। तीनों की मोबाइल लोकेशन राज और सोनम के आसपास ही थी। यानी फिर जब शक हुआ पुलिस को, तो पुलिस ने मोबाइल की डिटेल निकालना शुरू कर दिया। और आज के वक्त में ये मोबाइल ही एक तरीके से हथियार भी है और ये मोबाइल ही एक तरीके से कमजोरी भी है। मोबाइल के बगैर आदमी चल नहीं सकता है और मोबाइल से ही बड़ा बड़ा खेल हो जाता है। लेकिन इस मोबाइल की जब डिटेल निकाली जाती है तो फिर उसके बाद में आदमी खुद ब खुद एक्सपोज होता चला जाता है। और यही सोनम के साथ में और बाकी तीनों लड़कों के साथ में हुआ। पुलिस ने जब डिटेल निकाली तो राज और सोनम के बीच में तो दनादन 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 फोन पर बात हो रही थी। कभी वो फोन कर रहा था, कभी ये फोन कर रही थी। और ये तीनों लोग, आकाश, विशाल और आनंद, ये तीनों लोग भी आपस में बात कर रहे थे सोनम के साथ में। साइबर एक्सपर्ट ने सोनम के बैंक खातों की जानकारी निकाली तो सोनम का पेटीएम राज कुशवाहा के नाम पर था। रविवार शाम शिलोंग क्राइम ब्रांच के डीएसपी विपुल दास इंदौर पहुंचे। उन्होंने इंदौर सीपी संतोष कुमार सिंह से आरोपियों को पकड़ने के लिए मदद मांगी। इसके बाद में डीसीपी अपराध राजेश कुमार त्रिपाठी की टीम गठित की गई। मतलब आप देखिए कि कितना तगड़ा याराना था और किस तरीके से खेल था। वो पेटीएम भी राज का इस्तेमाल कर रही थी, अपने नाम से पेटीएम भी नहीं था। सारा पैसा जो है वो राज के नाम पर जो है वो खर्च कर रही थी वहां पर। शिलोंग पुलिस और इंदौर पुलिस ने सादे कपड़ों में आरोपियों के घर पर रेकी की। रात ठीक 1 बजे टीम के साथ में छापा मारा और राज और विशाल को पकड़ लिया। अन्य आरोपी आकाश को ललितपुर, आनंद कुर्मी को बीना के खिमलासा से पकड़ा। तब तक सोनम गाजीपुर पहुंच चुकी थी और नेपाल भागने की योजना बना रही थी। अब पुलिस ने जो है वो एक साथ सबको दबोचा, पहले रेकी की और फिर उसके बाद में एक साथ दबोचा, क्योंकि पुलिस ये बात जानती थी कि अगर एक को पकड़ेंगे तो बाकी सब भाग जाएंगे। इसलिए पुलिस की कोशिश ये थी कि एक साथ सबको दबोचा जाए। और उधर सोनम जो है वो अपना सफर आगे बढ़ा रही थी मेघालय से, और वो उत्तर प्रदेश गाजीपुर तक आ चुकी थी और उसकी कोशिश ये थी कि अब यहां से नेपाल की तरफ भाग जाए।
इसी दौरान सोनम को प्रेमी राज कुशवाहा के गिरफ्तार होने की सूचना मिली। इससे सोनम का धैर्य जवाब दे गया। गाजीपुर और वाराणसी 4 लेन पर नंदगंज के आकाशपुर स्थित काशी चाय का ढाबा पर जब वो पहुंची, सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल यादव से उसका मोबाइल फोन नंबर मांगा और अपने भाई गोविंद को इंदौर फोन करते हुए फपक फपक करके रो पड़ी। भाई के कहने पर वहीं ढाबे पर पुलिस को बुलाया और सोनम ने सरेंडर कर दिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सोनम ने जिस तरीके से यहाँ पर पूरा चक्रव्यूह रचा था, उस चक्रव्यूह में सोनम खुद ही एक्सपोज हो गई, क्योंकि उसने इतनी झूठ बोली, इतने तिकड़म रचे। और बहुत बार जो है वो अपराधी यही सोचता है कि नहीं, पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लान हो गया है। वो अपने दिमाग में कैलकुलेशन भी लगाता है कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो ये करेंगे, अगर वो पकड़ा गया तो ऐसे निकलेंगे। उसकी पूरी कोशिश थी कि अगर सब कुछ जो है वो सही रहा तो मैं वापसी लौट आऊंगी, और अगर हम पकड़े गए तो मैं नेपाल भाग जाऊंगी। लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए। हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर सोनम को टारगेट किया जाए या राज को टारगेट किया जाए या राजा को, और मकसद ये भी नहीं है कि किसी महिला को टारगेट किया जाए या किसी पुरुष को टारगेट किया जाए। दरअसल इस पूरी कहानी के जरिए लोगों को जागरूक होना बड़ा जरूरी है, और लोग अगर जागरूक होंगे तो शायद ना कोई आगे राजा बनेगा और ना कोई फिर सोनम बनेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।